और वह एक नॉन इंडिया नॉन की रफ्तार से नंबर ट्रांसमिट करने का सेट करेगा। एक नॉन की 5 मिनट ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा होगा तो जनरेशन रेट जो है वो कम होगा। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मली पोलराइजेशन ऑफ इंडिया हमें वो मॉल करंट है मॉल इंटेंसिटी वाला जब पोलराइजेशन जो है ना तो उसके अंदर वो ज़्यादा होती है क्योंकि वेंटिकल वेंटिकल ना साइड में बना होता है बहुत ज़्यादा मार्शल होती है तो वो हाइड कर देता है इंडिया की पोलराइजेशन वाले करंट को। लेकिन अगर हमारे साथ 30 हर्ट्ज ड्रॉप हो जाए तो फिर हमें एक पोलराइजेशन वाली चीज वेव की। अच्छा फिर देखा कि नॉन कैन अगर अगर आपको इससे पोलराइजेशन वाली वेव मिल जाए तो इसे 30 हर्ट्ज ड्रॉप नहीं बल्कि और कट हो सकती है। उन्होंने लिखा है कि और कैसे कट हो सकती है तो MIT हो सकता है। अच्छा फिर लिखा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्यू वेव हमें इसकी व्याख्या रिप्रेजेंट करता है तो ये हमें पर्किंसली सिस्टम और पेटेलिटी मसल जो है ना उनकी रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जे वेव को ऑसबर्न वेव्स भी कहते हैं और ये हाइपोथर्मिया में कहते हैं। हाइपोथर्मिया में प्रेशर में ऑसबर्न वेव्स या जे वेव्स देखते हैं। नीचे डायग्राम में पी वेव क्यूआरएस और पी वेव दिखाए गए हैं। क्यू वेव बी दिखाया गया है और इंटरवल फिर पी वेव
एंड पी आर इंटरवल के बारे में है कि व्हाट सेगमेंट ऑफ ईसीजी कोइंसाइड विद ए वेव ऑफ जीटी, तो पी आर सेगमेंट ईसीजी पे पी आर सेगमेंट और ट्यूबुलर वीनस पी प्रेशर जो है ना उस पर ए वेव जो है ना ये दोनों कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल फेज को हमें शो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग इज रिप्रेजेंटेड एज बाय टी सेगमेंट, क्योंकि टी वेव रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिपोलराइजेशन में हार्ट जो वेंट्रिकल है ना वो रिलैक्सिंग पोज में चले जाते हैं और तब जो है ना फीलिंग होती है रिलैक्सेशन में डायस्टोल में, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वेव। ठीक है, एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल बीट ऑन ईसीजी एवी नोडल डिले। ठीक है, it will cause AV nodal delay. PR interval on ECG denote AV nodal conduction. PR interval हमें क्या represent करता है? AV nodal conduction. अगर PR interval ज़्यादा हो तो it means AV nodal conduction low है, अगर PR interval कम हो तो it means AV nodal conduction ज़्यादा है। And which of the following condition atrial repolarization is evident? तो हमने बता दिया कि 30 part block में PR interval on ECG shows time taken from atrial repolarization to ventricular repolarization. ठीक है, part of ECG from end of P wave to the start of R wave is PR segment. ये सेगमेंट और इंटरवल के बारे में मैं आपको बता चलूँ कि सेगमेंट में अगर फर्क करें पी आर और सेगमेंट है ना, तो सेगमेंट में पी वेव भी शामिल नहीं होगा, आर भी शामिल नहीं होगा, इसके बीच के सारे चीज़ें आएगी। लाइक पी के एंड से स्टार्ट होगा और आर के बिगिनिंग तक। लेकिन अगर पी आर इंटरवल, अगर इंटरवल फर्क करें पी आर इंटरवल होता तो नहीं है, लेकिन इनकेस अगर पी आर इंटरवल होता तो इनकेस अगर पी आर इंटरवल होता भी तो वो उसमें वो पी के स्टार्ट से शुरू होता और आर के एंड तक होता। तो इंटरवल में हमारे साथ जो दोनों जो वर्ड्स है ना वो वेव्स शामिल होती, जबकि सेगमेंट्स में नहीं शामिल होती, उसमें उनके बीच का जो एरिया है ना सारा कुछ वो कवर होता है। अच्छा जी, अब AV nodal delay on ECG is associated with PR interval. When AV conduction velocity is slowed down, जब AV conduction velocity slow हो जाए what will happen? PR interval जो है ना वो ज़्यादा होगा। मैंने ऊपर बता दिया कि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। रिगार्डिंग पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो तो हमारे हार्ट रेट को स्लो करता है, तो इट मीन्स वो PR इंटरवल को बढ़ा देता है। ठीक है, PR इंटरवल को बढ़ा देता है, AV कंडक्शन को स्लो कर देता है और हार्ट रेट इसकी वजह से कम हो जाती है। एब्सेंट पी वेव ऑन ईसीजी, अगर पी वेव एब्सेंट हो ईसीजी पे तो इट मीन्स इट्स नोडल रिदम। एब्सेंट पी वेव ऑन ईसीजी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन ऑन ईसीजी एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि पी वेव नहीं है और पी वेव हमें एट्रियल सिस्टोल शो करता है, तो ईसीजी पे पी वेव नहीं है, एट्रियल एट्रियल सिस्टोल नहीं है। अच्छा जी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में कि टाइम ऑफ ईसीजी स्टार्टिंग फ्रॉम एट्रियल डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज क्यूआरएस। ventricular systole corresponds on ECG to QRS. Which of the following represent ventricular systole on ECG QRS complex? Know the difference. अब ये देखिए, ventricular systole correspond on ECG to QRS complex. अब complete ventricular systole on ECG, complete ventricular systole जो है ना वो ST segment, ठीक है, S के एंड से शुरू होके T के बिगिनिंग तक वो जो सेगमेंट है ना वो हमें कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिगार्डिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड ईसीजी व्हिच इज ट्रू, तो इट अकर्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पासेस फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम। एंडो सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो एंडो, और एपी जो अबाउट सरफेस लेयर है वो एपी, तो एंडो से शुरू होकर एपी तक आती है। तो ये और वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन। Which of the following is followed by QRS complex? तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, पहले QRS कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इम्पल्स आ जाता है, स्प्रेड हो जाता है वेंट्रिकल में, फिर कंट्रैक्शन होती है। टॉल QRS complex and lead to an ECG shows which of the following? तो हाइपरट्रोफी वेंट्रिकल, अगर वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो, वेंट्रिकल साइज में बढ़ गया हो तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारे साथ टॉल होगा। टॉल क्यों होगा? क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स हमें वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को वो करता है, शो करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लो एम्पलीट्यूड QRS, ओल्ड MI। ठीक है, ओल्ड MI में लो एम्पलीट्यूड QRS कॉम्प्लेक्स हो। A 56-year-old man and of his chest discomfort
On auscultation, 10 mark per was there on and ECG show QRS complex of 0.86 second deviate to 120 degree 120 degree तक deviation आप देखिए अगर 120 तक deviation है तो it means its right one is not blocked. अच्छा जी, एसटी सेगमेंट के बारे में है कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन आज ईसीजी बाय एसटी सेगमेंट. ठीक है, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. प्ले टू फेज ऑफ वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ऑन ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड बाय एसटी सेगमेंट. ठीक है, एक्यूट माइकार्डियल इंजरी ऑन ईसीजी इज शोन बाय एसटी एलिवेशन. अगर एक्यूट एमआई हो जाए ना तो एसटी सेगमेंट हमारे साथ एलिवेशन होता है. इसको एसटी एलिवेशन एमआई भी कहते हैं. मैक्सिमम कैल्शियम इनफ्लक्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर मायोसाइट डीपोलराइजेशन इज एसटी सेगमेंट. क्योंकि एसटी सेगमेंट में जो है ना वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है. डीपोलराइजेशन में कैल्शियम इनफ्लक्स होती है ताकि हार्ट के जो मसल्स है ना वेंट्रिकल के वो कंट्रैक्ट कर जाए. कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम इनफ्लक्स ज़रूरी है. तो मैक्सिमम सी इनफ्लक्स इन एसटी सेगमेंट. द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ईसीजी फाइंडिंग शोइंग इन एक्यूट एमआई. एक्यूट आई में एमआई में क्या होगा? एसटी सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट होगी. डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? जो एरिया इन्फॉक्टेड है तो जो लीड उस एरिया को कवर करता है तो उस एरिया की वो होगी एसटी सेगमेंट की एलिवेशन होगी. अच्छा, फिर है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज. अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया में क्यूटी इंटरवल हमारे साथ इंक्रीज होता है. ए पर्सन हैज़ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो गई तो उसमें टाल टी वेव्स आएगी. टाल टी वेव्स क्यों आएगी? क्योंकि हाइपरकेलीमिया होगा. हाइपरकेलीमिया क्यों होगा? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब किसी बंदे को लगेगी तो इसमें आरबीसीज जो है ना वो ब्रेक डाउन, आरबीसीज की ब्रेक डाउन भी होती है. तो अगर आरबीसीज की ब्रेक डाउन होगी तो पोटाशियम जो है ना अंदर से बाहर आएगा और इट विल काज हाइपरकेलीमिया. ईसीजी ऑफ पेशेंट इन ईआर शोज प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल. पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है. पीआर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग है ना तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एम्पल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल ट्रांसमिट होने में. टी वेव्स भी इन्वर्टेड है और प्रोमिनेंट यू वेव्स भी है. तो it is what is the abnormality? The abnormality is an hypokalemia. Inverted T waves, prominent U waves और PR इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन हाइपोकेलीमिया में होती है. ठीक है, tall T waves with wide QRX and absent P wave diagnosis is hyperkalemia. हाइपरकेलीमिया में tall T waves होती है. It's specific for hyperkalemia और QRS complex भी wide होगा. ठीक है, patient come to ER with complaint of heart sinking and ECG shows low T wave. Low T wave आ गई, it means hypokalemia. It also comes as ये इस तरह का भी आता है ना कि patient feels weakness and his heart sinking down. On ECG there is decreased amplitude of T wave. तो hypokalemia and hypocalcemia. ठीक है, U wave on ECG is seen in hypokalemia. ठीक है, हाइपोकेलीमिया में टी वेव इन्वर्जन भी होगी, यू वेव्स भी होगी. ठीक है, ये इन ईसीजी डिप्रेस टी वेव इज ड्यू टू हाइपोकेलीमिया. पेशेंट इज टेकिंग पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. पोटाशियम स्पेयरिंग तो इट मीन्स बंदा हाइपरकेलीमिया में जाएगा. एंड बीटा ब्लॉकर्स वो भी यूज़ करता है. चेंजेस ऑन ईसीजी विल बी, अगर वो बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर रहा है और डायूरेटिक्स भी तो टाल टी वेव्स होगी और टाल टी वेव्स के साथ साथ पीआर इंटरवल भी इंक्रीज होगा. ठीक है, इट आल्सो नोट दैट इफ स्टार्ट ऑफ पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ क्यू वेव इज स्टार्ट ऑफ पी वेव. देखो पी वेव भी सारा आ रहा है एंड स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक ये पीआर इंटरवल है. पीआर इंटरवल इसलिए है कि आर इसमें शामिल नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, अदर्स में लिखा है कि ईसीजी रिकॉर्डिंग इज ड्यूरिंग पार्टली डीपोलराइजेशन एंड पार्टली रीपोलराइजेशन. एक हिस्सा जो है ना वो डीपोलराइजेशन में जाता है और दूसरा रीपोलराइजेशन में. विच इज़ नॉट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑन ईसीजी. ईसीजी में ऐसे नोट की कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती. एट्रियल रीपोलराइजेशन कैन बी सीन ऑन ईसीजी ड्यूरिंग कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. ठीक है, रीपोलराइजेशन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. लेफ्ट एक्सिस डिविएशन ऑन ईसीजी एंड राइट वेंट्रिकुलर डैमेज में लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होगी. पेशेंट विद इंक्रीज हार्ट रेट ईसीजी सजेस्टिव ऑफ पोस्ट इंटरवेंशन इन्फार्क्शन. कीपिंग इन व्यू द रेगुलर रिदम इंक्रीज इन हार्ट रेट. व्हाट could the infarction be? Small limited area of ventricular myocardium.